नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ कर लेते हैं। दरअसल नेपाल के आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील, सेना ने अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए कहा है। तो अवैध हथियार सरेंडर करें प्रदर्शनकारी युवा, ये सेना की ओर से कह दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई। दरअसल ये पूरा मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब उम्मीदें हैं, अब भरोसा है, अब उम्मीदें हैं और अब कहीं ना कहीं अटकलें भी हैं कि हो सकता है अब तमाम जेनजी की तरफ से या युवाओं की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से सेना के सामने अपनी डिमांड और शर्तें रख दी गई हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि हो सकता है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए या तस्वीरें भी सामान्य होती हुई नजर आए। अवैध हथियार सरेंडर करे प्रदर्शनकारी, ये सेना की ओर से कह दिया गया है। अब आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील भी कि वो अपने जो अवैध हथियार हैं उनको सरेंडर करें। तो अवैध हथियार सरेंडर करें प्रदर्शनकारी, ये सेना की ओर से कहा गया है, आर्मी चीफ की ओर से ये अपील की गई है। तो सेना ने अब प्रदर्शनकारी युवाओं से अपील की है कि वो अपने साथ जितने भी अवैध हथियार हैं उनको सरेंडर कर दे और फिर एक शांति के रास्ते को अपनाने का प्रयास करें। हालांकि बातचीत हुई है अभी फिलहाल सेना की और युवाओं के बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में, और अपनी तमाम शर्तें हैं कि मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाए, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए, जो नेताओं की ओर से अवैध संपत्ति है या जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें जेल में डाला जाए, सरकार उनकी मांगों को माने। ये तमाम जो डिमांड्स है, ये तमाम जो शर्तें हैं, उनके साथ सेना से बातचीत की गई है। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर राजन कोचर जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजन जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन आप सुबह तलक जो तस्वीरें थी कि हिंसा भड़क रही है, कर्फ्यू लागू हुआ और उसके बाद अब लगता है कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकल पाएगा। धन्यवाद मनीषा जी, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी नेपाल आर्मी के टेक ओवर के बाद। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पहले से स्थिति बेहतर होती जा रही है और जनरल अशोक राज सिकदेल जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सोल्जर हैं। भारत में हाई डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, ये कोर्स मैंने भी किया हुआ है, तो ये बहुत भारत को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और दिसंबर 2024 में हमारे प्रेसिडेंट ने इनको एक ऑनररी इंडियन आर्मी रैंक ऑफ जनरल दिया था। तो एक इनको इंडियन आर्मी के जनरल का भी ऑनररी रैंक भारत ने दिया है। तो जो मुझे अभी नजर आ रहा है, जो सिचुएशन आ रही है और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि ये जो सारी डिमांड्स हैं, ये मुझे लगता है ये काफी जायज डिमांड्स हैं। और अगर आप नेपाल में देखें, आप जो सिचुएशन क्यों हुई, गवर्नमेंट ने उसको नजरअंदाज किया और एक ऐसे लेवल तक आ गई कि वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी मांगे हैं, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम जिस चीज़ के लिए बना है, उस चीज़ के लिए इस सिस्टम ने डिलीवर नहीं किया है नेपाल में। और इसीलिए आप देखते हैं करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गिने चुने लोगों को देते। एक रैशनल प्रोसेस नहीं है टेंडरिंग सिस्टम का भी। अब जब आप किसी को भी एक टेंडर देते हैं तो आपको एक पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, पर नेपाल में ये सब नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि युवा जो हैं, वो तो हम ये भी जानते हैं कि जब देश में युवा सड़कों पर उतर आते हैं तो आंदोलन होता है, और आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव की तरफ वो आंदोलन छिड़ता हुआ नजर आता है। हमने नेपाल का ये उदाहरण इसीलिए देखा। और नेपाल में ये जो अस्थिरता है, चाहे हम पॉलिटिकल अस्थिरता की बात कर ले या फिर जो आर्थिक अस्थिरता है जिसकी गुस्से में लोग थे, ये माना जाए मेजर जनरल राजन कोचर जी कि ये तो सिर्फ एक बहाना था। मतलब उस आग में ये जो भ्रष्टाचार की आग थी या आर्थिक असंतुलन की बात थी या फिर एक राजनीतिक असंतोष की बात थी, इस आग में झुलस रहा था नेपाल का, जो नेपाल की युवा पीढ़ी है। अब यहाँ की सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया तो उस आग में एक चिंगारी की तरह काम किया।
और यही वजह है कि 17 सालों में 14 सरकारें भी बन चुकी हैं। आप ये समझिए कि कितनी अस्थिरता यहाँ पर युवाओं को झेलनी पड़ी। इसका सीधा नुकसान तो युवाओं के लिए ही होता है। देखिए मनीषा जी, अगर आप इसको देखें कि नेपाल के 8% लोग बाहर रहते हैं, मीन्स के वो बाहर नौकरी करते हैं अपने देश से बाहर, और जो वो रेमिटेंस भेजते हैं अपने देश में, वो नेपाल के जीडीपी का 33% है। अब आप एक अगर कम्युनिकेशन, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं और उनके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनको पैसा भेजना है, इंफॉर्मेशन पता करनी है, अगर आपने वो उनका जरिया अगर आपने बंद कर दिया, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात आ जाती है। और जब आप बोलते हैं कि 26 आपके ये जो एप्स आपके सोशल मीडिया पे बंद हो जाएंगे, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, तो एक आपने एक चिंगारी डाली है इस आग में। और पहले से ही लोग नाराज हैं यहाँ पे नेपाल में। आप देखिए 2006 के बाद एक अभी ऐसा रेवोल्यूशन, मैं बोलूंगा इसको, हमको देखने को मिल रहा है। और एक पॉलिटिकल सिचुएशन या एक पॉलिटिकल सिस्टम को बदलाव की तरफ ये एक्चुअली लेके जाएगा नेपाल को। और जो भी इनकी मांगे हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दी है, वो बिल्कुल जायज हैं। और मुझे लगता है कि वो उसको मानी जाएंगी। और एक नए इलेक्शन की तैयारी की जाएगी, जिसमें मुझे लगता है कि ईमानदार लोगों को चुना जाएगा और नेपाल में हम एक बदलाव देखने लेकिन की, ये जो हमने गुस्सा देखा, ये जो हमने नाराजगी युवाओं की देखी और एक क्रांतिकारी रवैया युवाओं का देखा, इससे तो अब जो सत्ताधारी पार्टियां होंगी या जो सत्ता परिवर्तन के बाद जो लोग चुनकर आएंगे, चाहे वो पीएम की बात कर ले या तमाम विभागीय अधिकारियों की, मंत्रियों की बात कर ले, जब सत्ता बदलेगी तो सत्ता के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी कि उन तमाम खामियों को भरा जाए, उस लूप होल को भरा जाए। मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी नया इलेक्शन आएगा उसमें यंग लीडर सामने आएंगे, बिकॉज ये मांग कर रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी इसको बना है नेपाल में, 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना है, वो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एज लिमिट रखी जाए कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आ सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और अगर ये लेजिस्लेशन पास हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं नेपाल में। क्योंकि जिस तरीके की आज जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो एक म्यूजिकल चेयर है। जैसे आपने बताया कि एक दर्जन से ऊपर बार इसको गवर्नमेंट 2008 के बाद अपना बदल चुकी है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। और किसी भी देश में अगर आप देखें, अगर आप एग्जांपल ले लें, आपको लेबनान का भी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टेबिलिटी नहीं होगी उस देश में तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अब इसको नेपाल में भारत भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, 35% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत से आती है, बट वो विजिबल जो एक डेवलपमेंट दिखाई देनी चाहिए नेपाल में, वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि 30% ही वो पैसा इस्तेमाल होता है और 70% जो पैसा है वो ये लोग खा जाते हैं अपना पॉलिटिकल, जो भी इनके लीडर्स हैं। तो इसका मतलब कि ग्राउंड में वो चीज दिखाई नहीं देती लोगों को। और अगर आप नेपाल के गांव में चले जाइए, रूरल एरिया में चले जाइए, तो आपको वहां पे एक डिस्पैरिटी नजर आएगी। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो फैमिलीज हैं और नेताज हैं और ये जो नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ पे, वो सब इनको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि अगर आप एक वीडियो दिखाई देता है अभी, एक ये जो चिंगारी इसलिए एक्चुअली भड़की, नेपो वीडियो बोलते हैं इसको। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है इसको नेपाल में, और उसमें दिखाया जा रहा है कि नेताओं के जो बच्चे हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे अय्याशी में जी रहे, लग्जरी में जी रहे। जब लोग, यंग लोग जब चीज इसको देखते हैं तो आप समझ सकते हैं गुस्सा। और एक नेपाली का जो गुस्सा है, बिकॉज मैं
हमारे इंडियन आर्मी में 39 बटालियंस हैं गुरखा रेजिमेंट की। 24,000 नेपाली गुरखाज हमारे फौज में हैं जो नेपाल से आए हुए हैं। और जो मैं एक्चुअली समझा हूँ इनके साथ जो रह के या उनको एक्सपीरियंस एक्चुअली करके लोगों की बातें जो हमारे इस कलीग्स हैं बताते हैं, तो इसको गुस्सा बहुत आता है गुरखास को। और जब इनको गुस्सा आता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते कई बार। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं, ये हम जेन जी की बात करते हैं, ये बेसिकली 15 साल से 30 साल के आपके युवक हैं जो सड़कों पे आ गए। ऊपर से आपने शूट एट साइट ऑर्डर दे दिए, आपने 20 लोगों को मार दिया, उसमें 15 साल के स्कूल के बच्चे भी हैं जो मरे हैं। बिल्कुल। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक गुस्सा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था, बिकॉज पहले से ही गुस्साई थी। और फिर उसके बाद आपने देखा सब कुछ आग लगा दिया, पार्लियामेंट को आग लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया, एक चीफ मिनिस्टर की वाइफ को भी जला दिया। इसका मतलब कि जो ये गुस्सा स्ट्रीट्स पे आ गया, ये अनकंट्रोलेबल हो गया था। और मुझे बहुत एक अच्छी इसको डेवलपमेंट आई कि आर्मी जो चीफ है, जो एक बहुत ही सदाबहार इनका जो चीफ है इस नेपाल आर्मी का, जनरल अशोक राज, इसने अपना पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। और आने वाले वक्त में नेपाल की आर्मी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इनका जो इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। और जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा, मुझे लगता है इसका इंटरिम कोई ना लेकिन कोई सर हमने श्रीलंका में देखा कि किस तरीके से तख्ता पलट होता है तो वहां की स्थिति बनने के बजाय और बिगड़ जाती है। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से अब वहां पर अल्पसंख्यकों के प्रति जो वहां पर अराजकता है, जो वहां पर जुल्म हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। मतलब अगर बनाने के लिए जाते हैं तो वो बिगड़ और जाता है। मतलब अगर तख्ता पलट के बाद उम्मीदें की जाए कि कुछ सुधरेगा तो वो बिगड़ और जाता है। लेकिन कितना अलग आप नेपाल के सिचुएशन को मान रहे हैं, यहाँ पर सुधार की उम्मीद ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? देखिए, नेपाल में जो हो रहा है वो आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बेशक यूथ एक कॉमन एलिमेंट है, हाँ। दोनों एजिटेशन का, पर उसके कारण अलग है। हाँ। बांग्लादेश में गुस्सा था शेख हसीना के अगेंस्ट, उनकी जो पार्टी अवामी लीग के अगेंस्ट, और वो गुस्सा सड़क पे आया एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के अगेंस्ट गुस्सा था, पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट गुस्सा नहीं था। और बाकी पार्टीज जो आपकी बीएनपी है और आपका जमात इस्लामी है, इस टाइप की पार्टीज का समर्थन लोगों के पास आज भी है। तो ये सिचुएशन दोनों की एक समानता नहीं है। जहां तक इसका रीजन आपकी ये एजिटेशन का या तख्ता पलट हम जब बात करते हैं। और दूसरा, बांग्लादेश में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बाहर की ताकतों ने काम किया, बाहर के देशों ने इस एजिटेशन को फंड किया और बाहर के देश ने इस तख्ता पलट की तरफ अपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो मुझे शायद इस स्टेज में आई थिंक बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर कुछ बोलना, बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इसको नेपाल में कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस उस टाइप की नहीं है जो हमने बांग्लादेश में देखी। तो ये दो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला डिफरेंस है कि ये नेपाल का जो गुस्सा है ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट है, हाँ। और दूसरा मोनार्की के अगेंस्ट भी गुस्सा है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि एक राजा का राज यहाँ पे शुरू हो जाएगा दोबारा से, तो वो हमारी गलत फहमी है, बिकॉज मोनार्की के अगेंस्ट मतलब आप ये समझ रहे कि ये जो क्रांतिकारी रवैया युवाओं का देखने को मिला, या ये जो एक आंदोलन की आग में झुलसा हुआ या सुलगता हुआ नेपाल नजर आ रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक अच्छे बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है क्या? कुछ बदलेगा? बेरोजगारी दर आप समझिए कि 82%, वहां पर 19%, 19 से ज्यादा ही बल्कि बेरोजगारी दर है। 82% वहां पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पर लोग जो हैं वो निर्भर हैं। इन आंकड़ों में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, आज क्या हो रहा है कि जब आपकी पास जॉब्स नहीं है लोगों को देने के लिए,
और अगर आप इसका एग्रीकल्चर देखें, अपनी खेती देखें, खेती में एक्चुअली क्या हो रहा है, गांव में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि यंग लोग खेती को करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको अवेलेबल ही नहीं है उनके पास। इसको युवाओं की कमी है जो अपना एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन को इस्तेमाल करे, क्योंकि जो भी सब्सिडीज इसको दी जा रही है एग्रीकल्चर की, और उसको वो गलत जगह पहुंच रही है, और जिन लोगों को सब्सिडीज मिलनी चाहिए उनको वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जड़ों से यू करप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और जब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम आपके सामने आता है तो ये एक रेवोल्यूशन आती है, एक मांग आती है, और उसको जड़ से उखाड़ने की। और वही हम अभी देख रहे हैं नेपाल में कि एक एक अच्छे बदलाव की तरफ आई थिंक नेपाल जा रहा है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर सही टाइप के लोग चुने जाएंगे, यंग लोग चुने जाएंगे, जो अपने देश के प्रति जिनको प्यार है और एक देशभक्ति की भावना है उसमें, तो इसको मुझे लगता है कि नेपाल में एक बदलाव एक अच्छा सर, आने क्योंकि वाला है। हम अगर भारत की सीमा से या फिर उसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो काफ़ी देश है जो अभी फिलहाल आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं या फिर अपने पॉलिटिकल अस्थिरता से गुजर रहे हैं, मतलब राजनीतिक अस्थिरता से। चाहे हम श्रीलंका की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, पाकिस्तान में भी खुद यही हो रहा है जहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग जारी है। दूसरी तरफ हमने नेपाल की बात की है, वो तो हम हालिया तस्वीरें देख रहे हैं। भारत के लिए कितना बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाता है, और भारत को जब पड़ोसी मुल्क इस तरीके से अस्थिरता की स्थिति में है तो भारत को क्या कदम आपके लिहाज से उठाने चाहिए, या भारत का स्टैंड किस तरफ होना चाहिए अगर क्लियर कट स्टैंड हो? देखिए, भारत को बहुत फर्क एक्चुअली पड़ता है जब भारत के नेबरिंग कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी हो। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, तो एक खतरा पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी एक खतरा उसको वहां से, अभी हम इसको नेपाल का सुन रहे हैं। और आपने म्यांमार की तो आपने सिचुएशन देख लिए, वहां भी इंस्टेबिलिटी है। हमारा 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा म्यांमार से लगता है, हमारा 1751 किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा नेपाल से लगता है। तो ये जो बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के लिए अपने आप अपनी सिक्योरिटी को भी मजबूत करने के लिए, बिकॉज पहला जो इसका फर्क पड़ेगा वो हमारी सिक्योरिटी में पड़ेगा। आज बांग्लादेश बॉर्डर, क्योंकि मैं वहां पे पोस्टेड था, मैं आपको बता सकता हूं उस बॉर्डर पर तकरीबन 50 से 60% से ऊपर होगा बॉर्डर जहां पे फेंसिंग ही नहीं है। एक गांव और उसको दूसरे गांव आपस में, एक गांव का हिस्सा हिंदुस्तान में है तो दूसरा आपका बांग्लादेश में, तो उसको वहां पे उसको लोगों का आना जाना भी बहुत आसानी से होता है। जब एक ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन आपके नेबर कंट्री में आ जाती है तो उसमें भारत को बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो आपको जो एम्फेसिस और जो आपको अपनी इसको दिशा एक अपनी सिक्योरिटी की तरफ देनी चाहिए, आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत वेकअप कॉल है। बिकॉज इसको नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर इसी प्रकार का है, एक अपना ओपन बॉर्डर है। और अभी आपने आपके चैनल ने कवर किया था कुछ दिन पहले कि बिहार में 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट्स बिहार इलेक्शंस को जो है उसको वहां पे कोई ना कोई रुकावट डालने के लिए ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो जब इस टाइप के जो आईएसआई आपकी बहुत एक्टिव है, नेपाल में आईएसआई बहुत एक्टिव है, तो इसको नेपाल बॉर्डर से ही ये आए जैसे मोहम्मद के मिलिटेंट्स। तो आप इसको समझ सकते हैं कि भारत के ऊपर कितना इसका फर्क पड़ता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी हमने मैनेज करना है, बिकॉज हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको भी हमको बेनकाब करना है। और ऊपर से जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन है वहां पर भी हमने आपको सिक्योर रखना है। और तीसरा जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखिए लास्ट क्वार्टर में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था जो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था 7.8%। आज कोई भी कंट्री नहीं है इस वर्ल्ड में जिसका ग्रोथ रेट
7.8% को मैच कर सकता है। आपका चाइना का 5% है और यूनाइटेड स्टेट्स का 3.6% है। तो अगर हम जब अपनी ग्रोथ के साथ इसको कंपैरिजन करें, तो अगर हमारी सिक्योरिटी हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारे ग्रोथ रेट पे भी फर्क पड़ेगा। तो हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, सुरक्षित भारत जब से हम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम एक विकसित भारत। अच्छा सर, ये भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म और ये जो तमाम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे युवा हैं, अब लगता है कि धीमे धीमे जो देश की अर्थव्यवस्था है, नेपाल की अर्थव्यवस्था है, वो पटरी पर आना शुरू होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से अगर हम कहें तो वो पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल पर है नेपाल, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर रह रहकर हिंसा हो रही है और उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये किसी नए अध्याय की शुरुआत है या फिर बस यहीं पर थम जाएगा, मांगे मान ली जाएंगी? देखिए, आप जब एक ऐसी एजिटेशन होती है तो इसमें काफी ग्रुप्स इन्वॉल्व है। इसमें जेनजी भी नहीं है, इसमें और दो ग्रुप्स का भी नाम आ रहा था सामने। तो ये जो है ना, सारे ग्रुप्स का जो मुद्दा और उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम नहीं करते। उनके जो डिफरेंट एजेंडाज हैं और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनको फंडिंग बाहर वाले देशों से मिलती है। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है जब ऐसी एजिटेशन होती है। वो पैसे, उसको जो पैसे दिए जाते हैं बाहर की कंट्री से उस एजिटेशन को जिंदा रखने के लिए। तो इसीलिए आप अभी भी देख रहे हैं कि शांति नहीं हुई है। अगर एक जेनजी ने एक एग्रीमेंट कर लिया है नेपाल आर्मी के साथ, हो सकता है बाकी ग्रुप्स अभी तक लाइन पे नहीं आए, उनको भी लाइन पे लाना बहुत जरूरी पड़ेगा। और आई थिंक आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स हैं उनके साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, हमको इसको 2 से 3 दिन का टाइम हमको देना चाहिए। और जैसे ही बातचीत आपकी शुरू होगी तो थिंग्स स्टेबलाइज होगी और ये जितने भी कार्डर हैं उनको मैसेज जाना चाहिए जो उनकी एक्चुअल लीडरशिप से कि अब आपको अपनी एजिटेशन बंद करनी है। और जो नेपाल आर्मी है वो एक आश्वासन दे रही है हमको कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो जो है उस पर काम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नेपाल के मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना परिदृश्य भी साझा करने के लिए। फिलहाल इसी चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।